नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज भारतीय संविधान से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है, उसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का है। मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक और ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आपको इसको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ने के बाद आप हमेशा के लिए याद रखोगे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो पहले चलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से अधिकार हैं? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हालांकि मौलिक संविधान की बात करते हैं, मौलिक संविधान किसे कहते हैं? जब संविधान लागू हुआ था उस समय की बात करते हैं, तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया, उसे मौलिक अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया, उसे अब कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क या 1 के तहत दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार हमारे देश ने कहाँ से अपनाए। तो हमारे देश ने मौलिक अधिकार कहाँ से अपनाए? अमेरिका से। कहाँ से अपनाए? अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार की प्रक्रिया अपनाई है, ठीक है। बाद में बात करते हैं कि इन्हें मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो भारतीय संविधान का भाग जो 3 है उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? बात है 1215 ईस्वी की, बात है 1215 ईस्वी की, और कहाँ की है? ब्रिटेन की। कहाँ की है? ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में उस समय वहाँ के राजा थे जॉन। कौन थे? जॉन, ठीक है। जॉन के समय जनता ने विद्रोह कर दिया कि हमें कम से कम मूलभूत अधिकार चाहिए जिससे हम हमारा विकास कर सकें। इसलिए दबाव में आकर राजा जॉन ने जनता को क्या दिए थे? अधिकार दिए थे। उन अधिकार पत्रों को क्या कहा गया था? उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान में जो भाग 3 है उसमें जनता को दिए गए अधिकार हैं, इसलिए संविधान के द्वारा दिए गए हैं। संविधान को बनाने वाले कौन थे? हम सब भारतीय थे। तो हम सब भारतीयों द्वारा हम सब भारतीयों को दिया गया अधिकार है, जो क्या है? भाग 3 में है। इसलिए इसे ब्रिटेन में जो घटना घटी थी उसके कारण मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जो 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार है उनकी। पहला मौलिक अधिकार है आपका समानता का अधिकार, जिसे समता का अधिकार भी कहते हैं। उसका उल्लेख 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका उल्लेख आपके 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से लेकर 24 तक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से लेकर कहाँ तक है? 28 तक है। फिर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध है जो आपके 29 से कहाँ तक है? 30 तक है। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आपके मौलिक अधिकारों का दिल भी कहा जाता है, उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। तो ये आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए। एक 7वें नंबर का जो मौलिक अधिकार था, जिसे संपत्ति के अधिकार के रूप में जाना जाता था, वह मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। संविधान के संशोधन 44वें के माध्यम से 1978 में इसे क्या बना दिया गया है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए या 300 क, हिंदी में 300 क कहेंगे, इंग्लिश में 300 ए कहेंगे, में शामिल किया गया, जो संविधान के भाग 12 का हिस्सा है। इसलिए पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में तो 7 थे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान संविधान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं रहा है। इसके बाद में बात करते हैं हम अनुच्छेद, हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद कहाँ से? 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 12 में चलते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा है। ऐसे कर सकते हो आप, देखो ये र है और ये क्या है? एक की मात्रा है। रे को अपन 2 की तरह लग रहा है, 2 और ये 1, इसको आगे कर दो 1 को, तो क्या हो जाएगा? 12। तो 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा के बारे में बताया है। 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में उल्लेख किया है कि राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के संदर्भ में क्या रहेगी। तो राज्य की परिभाषा क्या रहेगी? जितने भी विधायी अंग हैं, संसद हो चाहे विधानमंडल हो, नगर पालिका, नगर निकाय, ग्राम पंचायतें, या कोई ऐसी प्राधिकरण जो आपके LIC है, गेल, भेल, सेल, ऐसे हैं जिन्हें
क्या माना गया है, यहाँ पे राज्य की परिभाषा के रूप में शामिल किया गया है भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य की विधानमंडल हो गए, वो आ गए, सभी कार्यकारी निकाय आ गए, आपके विभिन्न प्रकार के बोर्ड, नगर पालिका, ये सभी राज्य का भाग है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि राज्य में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, तो ये हल्का सा पता होना चाहिए, सभी राज्य का हिस्सा है। इसके बाद में बात करते हैं 13 की। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में जो हमारी मौलिक अधिकार है उनके विपरीत, उनसे असंगत, उनसे मिलान न खाने वाला कोई भी कानून, चाहे पहले का बना हो चाहे बाद में बना हो, वो क्या हो जाएगा? शून्य घोषित हो जाएगा। अगर पहले का बना हुआ है तो अपने आप ही शून्य घोषित हो जाएगा। अगर बाद में ऐसा कोई बनता है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी और न्यायपालिका समीक्षा करके उसे शून्य घोषित कर सकती है। ये न्यायपालिका का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है, वह अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा करता है, कानूनों की व्याख्या करता है। कानून की व्याख्या करने का और संविधान की रक्षा करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? न्यायपालिका को सौंपा गया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत तो आपके सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं उनके माध्यम से समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, याद रखना। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं समता के अधिकार। समता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर कहाँ तक है? 18 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। सभी व्यक्ति विधि के समक्ष क्या है? समान है। कानून की नज़र में सभी समान है। किसी के लिए दोहरा कानून, अलग कानून नहीं बनाया जाएगा। ये आपके अनुच्छेद 14 में है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव निषेध। जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, ठीक है, वचन, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव सरकार, राज्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पहला तो है आपका अनुच्छेद 14, इसको तो आप याद रख लेना। कानून या विधि के समक्ष सभी क्या हैं? समान है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद में है भेदभाव निषेध। देखो, ये भय की आकृति कहीं ना कहीं 5 से जैसे 5 घुंडी खा रहा है, उसी तरह कौन घुंडी खा रहा है? आपका भय घुंडी खा रहा है। तो भेदभाव निषेध को आप याद रख सकते हो, 5 में है, 15 में है। ठीक है, जाति, मूल, वंश, लिंग, वचन, किसी भी आधार पर कि क्या हो भेदभाव राज्य नहीं करेगा, उसका उल्लेख आपके 5 में है। इसके बाद में 16 है। 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन किसको बोलते हैं? सरकारी सेवाओं में सरकार द्वारा निकली हुई वैकेंसियों में सभी को समान भागीदारी दी जाएगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इसका उल्लेख इसमें आपके संविधान के अनुच्छेद 16 में है। लोक को क्या बोलते हैं? कई बार यहाँ पे लिखा हो जाता है सार्वजनिक नियोजन में। लोक यानी पब्लिक होता है, और पब्लिक को इंग्लिश में बोलते हैं और लोक भी बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक, लोक, सार्वजनिक एक ही बात है। सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। ये किस में है? 16 में। तो 16 को लिखेंगे ऐसे 100 और ला। ठीक है, 16 में ला आ रहा है, ला का मतलब लोक नियोजन से। किसे है? लोक नियोजन से लिंक करेंगे। 16 लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता होगी। ठीक है, हालांकि विशेष वर्ग जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें अपवाद स्वरूप क्या दे रखा है? आरक्षण दे रखा है, वो अलग बात है। ठीक है, इसके बाद में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता 17 तय और रह दोनों में आते हैं। अस्पृश्यता तो आप ऐसे हल्का सा लिंक कर सकते हो, कभी ऊपर नीचे हो जाओगे तो आपको याद रहना चाहिए। 17 बोलते हैं और इधर बोलते हैं अस्पृश्यता बोलते हैं। तरह और तय का मेल दोनों में आता है। तो 17 में क्या है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत। जो छुआछूत समाज में फैली हुई थी, छुआछूत जो समाज में फैली हुई थी उसका विरोध करता है। इसके खिलाफ एक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना था। वो कब का है? ये क्वेश्चन पूछा गया 1-2 बार एग्जाम में। निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम या छुआछूत निवारण अधिनियम कब का है? तो ये आपका है 1955 का। कब का है? 1955 का है। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आप उपाधियों के। जो भी शूद्र वर्ग के लोग थे, नीचे कुल के लोग थे, उनके साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते थे। सार्वजनिक जगह उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, सार्वजनिक कुओं में पानी नहीं भरने दिया जाता था। उन सब के खिलाफ में ये कानून बनाया गया था जिससे समानता स्थापित हो सके। आगे है उपाधियों का अंत, जिसका उल्लेख इसमें है आपके 18 में। राज्य यानी सरकार केवल सैन्य और शिक्षा की ही 2 ही उपाधि देगा, अन्य उपाधि राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे शिक्षा में क्या देते हैं? डॉक्टर की उपाधि मिलती है। ठीक है, ऐसे ही सेना की बात है, सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर ये नाम का टाइटल मिलता है। बाकी अन्य कोई टाइटल नहीं है।
कई लोग भारत रत्न जिसको मिल जाता है उसको भारत रत्न ही कह के बुलाते हैं, तो भारत रत्न कोई नाम नहीं है, टाइटल नहीं है, वो गलत है। वो क्या है? गलत है। किसी का नाम पद्म, किसी को पद्म श्री मिल गया तो पद्म श्री भटनागर जी आ रहे हैं, वो गलत है, उनका नाम पद्म श्री नहीं है। पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित कह सकते हैं, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित कर सकते हैं, वो उपाधि नहीं है, वो टाइटल नहीं है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत, अब देखो ऊ कैसे बनता है, ऐसे ऊ बनता है, और आप 18 बनाओ, 18 कैसे बनेगा? ये 18 हो गया, इसमें ये डबल ऊ हो गया, ऊ को दो तरफ घुमा दिया इधर उधर, ठीक है, तो क्या बनता है? 8 बनता है। तो 18 में क्या है? आधा ऊ बन रहा है, आधा 8 बन रहा है, तो उपाधियों का अंत किस में आ जाएगा? आपके 18 में आ जाएगा। ऐसा आप लिंक कर सकते हैं याद करने के लिए। इसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आपके अनुच्छेद कहाँ से लेकर है? 19 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक है। 19 में विभिन्न प्रकार के आपको अधिकार दिए गए हैं, उनकी चर्चा सीधे करते हैं, याद कराने की कोशिश की जाएगी, आपके याद हो जाए। ठीक है, तो देखो पहला है, आप याद रखो 19 की बात कर रहे हैं आप, तो याद रखो 19 का क, 19 का पहला भाग है उसका क है। क कोई क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, इंग्लिश में ए चलेगा, हिंदी में क चलेगा। 19 क में क्या है? तो कैसे याद रखोगे? वाक, वाक यानी बोलना, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने या अब बोलने को क्या बोल सकते हैं? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी अपने विचार कैसे भी प्रकट करो, चाहे प्रेस के माध्यम से करो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से करो। प्रेस, ठीक है, कोई भी मीडिया है, किसी मीडिया, जैसे कौन सी मीडिया? प्रिंट मीडिया है, अखबार आ रहे हैं, उसके माध्यम से कर दिए, टेलीविजन के माध्यम से कर दिए, वो सभी भी इसी का हिस्सा है। अभिव्यक्ति, आपने इशारा करके भी अभिव्यक्ति कर दी, कोई इशारा कर दिया, वो भी क्या है? अभिव्यक्ति है। तो आपको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार कौन से मिलता है? अनुच्छेद 19 क में मिलता है। कैसे याद रखोगे? केवल वाक से याद रखना। वाक में क्या आता है? क आता है। क्या आता है? क। तो कैसे? वाक यानी अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, वो इसमें शामिल है ना। इसके बाद में आ जाओ आप, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इसको आप याद रख लेना। बिना हथियारों के सभी नागरिकों को किसी प्रकार का सम्मेलन, संगठन करने की स्वतंत्रता है। संगठन ही सम्मेलन करके बैठ सकते हैं, आसानी से अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की अपनी बातें रख सकते हैं, सभा कर सकते हैं, उसका उल्लेख आपके 19 ख में है। ठीक है, इसके बाद में याद रखोगे कैसे? संगम और परिसंगम बनाना। संगम का मतलब है कोई भी संघ बनाना, ठीक है, कुछ व्यक्ति मिलकर कोई भी संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे सहकारी संस्था है, सहकारी संगठन बना दिया, सहकारी संगठन बना दिया, विभिन्न प्रकार के अन्य कोई संगठन, ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं, वो सब इसी के माध्यम से बनते हैं। तो ये इसमें क्या रहा? ग। संगम और परिसंगम बनाने की स्वतंत्रता, ये किस में आता है? आपके अनुच्छेद ग में आता है। किस में आता है? ग में आता है। इसके बाद में आ जाओ आप, घूमने की स्वतंत्रता। घ से क्या होता है? घूमना, और घूमने को क्या बोलते हैं? आवागमन भी बोलते हैं, भ्रमण भी बोलते हैं। तो यहाँ भ्रमण आए चाहे आवागमन आए, आपको तो ध्यान रखना है, घ से अपन लिंक कर रखें तो घूमना ही समझेंगे। घ से घूमनार, घ से यहाँ पे 19 घ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता किस में है? आपके 19 अड़े में है, ई में है। तो कैसे याद रखोगे? अपने याद रख लेंगे, देसी भाषा में बोलते हैं कड़े, कड़े बस रहा है, कड़े रह रहा है, कड़े जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो कड़े का मतलब डे लेंगे अपन, डे से क्या निकलेगा? अपने ये डे निकलेगा। तो कड़े भी बसना, कहीं भी रहना, ये किस में आता है? आपके अनुच्छेद डे में आएगा, 19 डे में आएगा। ठीक है, पहले तो क्या था, इस लाइन को जब याद करते थे तो उसमें लिखा होता था अपवाद। क्या आता था अपवाद? बताओ। अपवाद आता था J&K। क्या आता था? J&K, J&K जम्मू और कश्मीर अपवाद था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया धारा 370, और अनुच्छेद जो 35 था उसमें क्या है, काफ़ी बदलाव कर देंगे, जिसके बाद में जो आपका जम्मू कश्मीर है उसका विशेष दर्जा समाप्त हो गया है। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संपत्ति का अधिकार, अब देखो संपत्ति का अधिकार किस में आएगा? आपका 19F में आएगा। मैंने बताया था 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978 में इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया, और किस में शामिल कर दिया? अनुच्छेद 300 क या ए में शामिल कर दिया, जो संविधान के भाग 12 में है। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे कि ये पहले किस में था? एफ में, 19F में। अपने को जरूरत अब की बार एफ की है, एफ का ध्यान रखेंगे। एफ का मतलब क्या होता है? फंड, FUND, फंड, फंड यानी संपत्ति। तो 19F में क्या शामिल थी? संपत्ति शामिल थी। अब चलो आप, अगला है अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार, वृत्ति, रोजगार, ये सब किस में आएगा? लास्ट वाले में आता है, जो कौन सा है? 6 नंबर पे। किस पे है? 6, 19 6 है।
किसी व्यक्ति को व्यापार वृत्ति रोजगार अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, लेकिन ये सभी अधिकार तब तक ही लागू रहेंगे जब तक इनसे किसी का दूसरे का अधिकार न छीने। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप मनमानी तरीके से कुछ भी बोल दो। दूसरे की मानहानि इसमें किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 देखो, दोष सिद्धि में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ भी क्या है 2, इसका मतलब केवल 2 ही है। दोष सिद्धि का मतलब केवल 2, 0 तो कोई वैल्यू है नहीं। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 2 को पकड़ना है, 2 से लिंक रखना है अनुच्छेद का। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसी व्यक्ति को, अगर किसी ने कोई अपराध करा है तो उसको उस समय जो कानून बना हुआ है उसके अनुसार ही क्या दिया जाए, दंड दिया जाए। जैसे मान लो आज किसी ने चोरी करी और आज कोई चोरी करता है तो उसको 2 साल की सजा, कितनी सजा है, 2 साल की सजा है। अब उसने चोरी कितनी भी गंभीर करी हो, लेकिन सजा कितनी मिलेगी, 2 साल की मिलेगी, क्योंकि जिस दिन चोरी करी थी उस समय जो कानून प्रचलन में है उसके तहत ही सजा मिलेगी। ये कह रखा है भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण, मतलब पहले के जो कानून बने उसके अनुसार ही क्या मिलेगा, सजा मिलेगी। दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक अपराध के लिए एक सजा। किसी व्यक्ति ने अगर एक अपराध किया तो उसको 2 सजा नहीं दे सकते, एक अपराध के लिए एक सजा ही मिलेगी। अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है आपके किसमें, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। उसमें 3 पॉइंट हैं, ये आप 1 2 3 ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनका ध्यान रखना चाहिए कि जब कानून जो अपराध करता है उस समय के अनुसार सजा मिले। दूसरा क्या है, जो व्यक्ति है जिसने अपराध करा उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और एक अपराध के लिए एक सजा मिले। अब आ जाओ, देखो वापिस ट्रिक क्या करेंगे, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। G1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो 21 में क्या है, प्राण, या इसको ही क्या बोलते हैं, इसका नाम अलग आता है कई बार, प्राण को क्या बोलते हैं, जीवन, प्राण व देहिक, प्राण व देहिक यानी शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार भी यही कहलाता है। किस में आता है, 21 में आता है। जब भी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ेगा तो समझ आना कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हो रहा है, तो अनुच्छेद 21 प्रभावित हो रहा है। एक इसी के अंतर्गत 2017 में सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई थी, उसकी बैठक के अध्यक्ष थे JS खेहर। JS, ये याद मत रखना आप, JS खेहर, वो उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख थे JS खेहर, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें कहा, उस समय आधार कार्ड का मुद्दा चल रहा था, आधार कार्ड मान्य करें या नहीं करें, तो उसमें कहा कि इसमें आधार कार्ड में व्यक्तियों के बायोमेट्रिक डाटा वगैरह होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए जो आपका छेड़छाड़ न हो, क्योंकि व्यक्ति को अपनी निजता बनाए रखने का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद का हिस्सा है, जीवन जीने के अधिकार का अनुच्छेद 21 का ही हिस्सा है। उसे अनुच्छेद 21 का भाग बताया था, तो निजता का अधिकार किस में शामिल है, अनुच्छेद 21 में शामिल है। साथ ही पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, उससे जीवन खतरे में है, इसलिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की गठन किया गया 2010 का अधिनियम बनाकर। उसके तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाया गया, जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है, जिसकी प्रमुख पीठ आपके है नई दिल्ली। कहाँ पे है, नई दिल्ली है। और साथ में इसकी 4 क्या है, अन्य शाखा है, 4 अन्य शाखा है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, इसकी क्या है, 4 अन्य पीठ हैं। ठीक है, तो ये हरित न्यायाधिकरण क्या करता है, जब भी पर्यावरण प्रदूषण को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उनके खिलाफ कार्यवाही करता है। हालांकि इस न्यायाधिकरण के खिलाफ अपील की जा सकती है। अपील कहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। ठीक है, अंतिम न्यायालय नहीं है। अंतिम न्यायालय कौन होता है, जिसके खिलाफ लास्ट में अपील नहीं कर सकते, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो अंतिम न्यायालय है, उसके फैसले के खिलाफ हम अपील नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भी जीवन जीने से संबंधित है। जब तक हमें शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम जीवन जीने की कला नहीं सीख सकते, इसलिए इसको भी आपके संविधान के संशोधन 86वें 2002 की बात है, क्या जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है। इसे अनुच्छेद नाम दिया गया है 21A। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा
अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? राज्य उपलब्ध करवाएगा। ये आपका अधिकार कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। यही आपका मौलिक कर्तव्य भी है, जो कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण। कुछ दशाओं में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसको संरक्षण कैसे मिले, उसका बचाव कैसे हो। ऐसे तो किसी व्यक्ति को, जैसे अंग्रेजों के काल में क्या करते थे, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया, उसको न कोई कारण बताते थे, न वकील करने का अधिकार था, न उसे सुनवाई का अधिकार था। ठीक है, ऐसी स्थिति अब भारत स्वतंत्र भारत में न आए, इसके लिए ये अधिकार दिया गया है। इसमें क्या है? 24 घंटे के अंतर्गत, 24 घंटे के अंतर्गत जज के सामने जो आपका मजिस्ट्रेट है, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। 24 घंटे के अंतर्गत जैसे एक बार प्रश्न आया था कि 2 घंटे आने जाने में लगे तो अधिकतम कितना समय और दे सकते हैं, तो आने जाने का समय है वो उसमें शामिल 24 घंटे में नहीं है। आने और जाने में जो समय लगेगा, लाने में समय लगेगा, वो सारा किस में शामिल नहीं है? 24 घंटे में शामिल नहीं है। उसके अलावा जो समय है वो 24 घंटे में शामिल है। ठीक है, तो 24 घंटे में आपने पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करा है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, उसे कारण बताना होगा कि किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा है उसे वकील करने का अधिकार, अपनी रक्षा करने के लिए वकील एडवोकेट करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका गिरफ्तारी निरोध संरक्षण के खिलाफ कानून के बारे में। इसके बाद में आ जाओ आप शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार हैं। ठीक है, पहला है अनुच्छेद 23। इसमें क्या है? मानव दुर्व्यापार, मानव तस्करी, मानव की खरीद फरोख्त। ठीक है, ऐसी घटनाएं न हो, वो किस में है? 23 में है। हाल ही में हम सुन रहे हैं कि लुटेरी दुल्हनिया एक दुल्हन की शादी करके लाई, पैसे में कुछ खरीद खरीद के लाई। ऐसी आसपास के गाँव में घटना खूब देखने को मिलती है। खरीद के लाए, वो क्या है, गहना वहना सब लेकर रात को अचानक भाग गई। ठीक है, तो वो क्या है? मानव का दुर्व्यापार है, मनुष्य की खरीद फरोख्त है, वो सही नहीं है। बलात्श्रम का भी इसी में मतलब है। बलात्श्रम, बलात् यानी जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती किसी से मजदूरी करवाना, बंधुआ मजदूरी, ये सभी इसी का हिस्सा है। अगर आप किसी के पास पैसे मांगते हो, उसको जबरदस्ती दबाव से उसे काम करा रहे, वो भी इसी के दायरे में आता है। अनुच्छेद 23 उससे क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, तो जबरदस्ती किसी मजदूरी नहीं कर सकते, मानव की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। ये सारा आपका अगर ऐसा होता है तो अनुच्छेद 23 क्या होता है? इससे प्रभावित होता है। शोषण के विरुद्ध 2 ही अधिकार हैं, एक 23 और एक 24। 24 तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, 23 जो बच गया वो सब क्या है? 23 है। 24 कैसे याद रखोगे? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंध किया गया है। किसमें? गंभीर उद्योगों में। गंभीर उद्योग या कारखाने, जो गंभीर उद्योग या कारखाने हैं उनमें काम करने से उनको रोका गया है। अगर कोई गंभीर उद्योगों में जहाँ बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ऐसी जगह और उनको खतरा है जीवन को, ऐसी जगह लगा के ड्यूटी कराते हैं, तो वैसे में कौन से आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो 24वें का उल्लंघन होता है। कैसे याद रखोगे? इसमें लास्ट में क्या है? 4, और इसमें लास्ट में क्या है? 4। 24 में 14 वर्ष, 24 में 14 वर्ष वाला है, और 23 में क्या आ गया? तस्करी, मानव तस्करी। ठीक है, मानव दुर्व्यापार, मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती मजदूरी करना, वो सारा इसमें आ जाता है। इसके बाद में जाओ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। आप कैसे याद रखोगे? कृषि में आगे जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश कृषि में क्या है? आगे है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? मैं प्र कृषि, मध्य प्रदेश कृषि में क्या है? आगे है। मैं का मतलब मानना, मैं का मतलब मानना, मतलब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म को अंतःकरण कर सकता है। अंतःकरण का मतलब अपनाना, अंतःकरण करना, किसी धर्म को अपनाना, आचरण करना उस धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, वो सारा किस में आता है? आपका 25 में। किस में आता है? अनुच्छेद 25 में आता है। ठीक है, मैं प्र का मतलब होता है प्रबंध। किसी भी धर्म के रीति रिवाजों के लिए, कोई मान लो कोई भंडारा हो रहा है उसके लिए, कोई भजन संध्या हो रही है उसके लिए, या कोई अन्य कोई प्रकार की क्रियाविधि हो रही है धार्मिक, उसका प्रबंध कर सकता है, उसका आयोजन कर सकता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस में आ गई? आपके 26 में आ गई। तो मैं का मतलब मानना, प्रचार करना, प्रसार करना, अपनाना, वो सारा किस में आता है? ये प्रचार करना तो आपका 25 में आता है, मानने वाले में ही। और प्रबंध करना किस में आता है? आपका 26 में आता है। मैं
क्रय, क्रय का मतलब कर। राज्य किसी भी धर्म के विकास के लिए, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या किसके लिए बाध्य नहीं करेगा, जनता को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो कर किसी को भी, जैसे अपना देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म, राज्य किसी भी धर्म को महत्व नहीं देता है, राज्य कैसा है, तटस्थ है। ऐसे में राज्य किसी भी धर्म के अभ्युत्थान के लिए, अभिवृद्धि के लिए जनता से कोई भी कर नहीं लेगा। ठीक है, तो वो ही कह रखा है यहाँ पे। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा राज्य सरकार से पूर्णतः संचालित जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, और ऐसी संस्थाएं जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो वहां पर भी बच्चों से उनकी स्वैच्छिक सहमति लेकर ही दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। ये याद हो जाएगा आपके, मैं प्रकृषि, मैं प्रकृषि, मैं मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश की कृषि, किसी देखो कौन से नंबर आ गया, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, एम का मतलब मानना, प्रचार करना, प्रसार करना, आयोजन वो करना, आपके किसी भी धर्म को अपनाना। प्रबंध करना किसी भी धर्म के लिए, वो आ गया आपका किस में, 26 में। आपके कर का मतलब कर, किसी धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा, किस में आ जाएगा आपके 27 में। धार्मिक शिक्षा किस में आ जाएगा आपके 28 में आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट है हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण है, उनकी अपनी विशेष जो, उनकी विशेष जो क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों की विशेष जो भाषा, लिपि, संस्कृति है उनकी रक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। किसमें है, जो आपके अनुच्छेद 29 में है। तो अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, उनको अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करना और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये दो आपके प्रमुख अधिकार हो गए जो किसी संबंधित हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित हैं। अल्पसंख्यक वर्ग है नीचे वाला, जिसमें हम बात करें शिक्षण संस्थान की, तो इसमें अल्पसंख्यकों में जो आपके 6 धर्म शामिल हैं, कौन से हैं, एक तो आपका हो गया मुस्लिम, अल्पसंख्यक धर्म में कौन शामिल हो गया, एक तो मुस्लिम हो गए, मुस्लिम, जैन, आपके सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध। ये क्या है, 6 धर्म है जो क्या है आपके अल्पसंख्यक। कैसे हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। अब है हमारा लास्ट कौन सा अनुच्छेद है, 32, जिसे क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। उसमें क्या है, उसमें जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम कहाँ जाएंगे, मौलिक अधिकारों का जब भी उल्लंघन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों में कहीं भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे और हाई कोर्ट 226 के तहत जाएंगे। संविधान का जो उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे संविधान की आत्मा या दिल कहा है। किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या दिल किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का टकराव होगा या मौलिक अधिकारों का हमारा उल्लंघन होगा तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, रिट जारी करेंगे। रिट कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो रिट अधिकारिता, रिट की शक्ति प्राप्त किसको, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। दोनों क्या जारी करते हैं, रिट जारी करते हैं। रिट कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। तो सुप्रीम कोर्ट, और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ पे है, राज्यों के लिए काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए ऐसे मान लो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायिक इकाई है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट अधिकारिता है, रिट देने की शक्ति है, वो केवल मौलिक अधिकारों तक, फंडामेंटल राइट तक सीमित है। जबकि हाई कोर्ट है उसकी रिट पावर क्या है, अधिक है। उसकी रिट पावर क्या है, अधिक है। किससे, अन्य मामलों में भी ये रिट जारी कर सकता है। कौन, हाई कोर्ट। इसलिए आपसे पूछे रिट अधिकारिता सर्वाधिक किसकी है, तो सर्वाधिक किसकी है, हाई कोर्ट की, न कि सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो पहला है 5 तरह की रिट जारी करते हैं। जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो 5 तरह की रिट जारी करी जाएंगी। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे में जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, परमादेश,
परम आदेश दिया जाता है कि आप फला फला काम क्यों नहीं कर रहे, आपको ये दायित्व दिया गया है, क्यों आप ये काम नहीं कर रहे, तो वो काम कराने के लिए परम आदेश दिया जाता है। ये परम आदेश किसको नहीं दिया था? राज्यपाल, राष्ट्रपति और जो जज होते हैं उनके अलावा अन्य सबको दिया जा सकता है। ठीक है। प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख क्या होता है? मतलब आपको यह काम नहीं करना है, किसी को कोई काम करने से रोकना होता है कि यह काम आपके बस का नहीं है, आपके लेवल का नहीं है, आपको ये काम नहीं करना है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसको लिखा? हाई कोर्ट को लिखा कि आपको ये काम नहीं करना है, आपके अधिकारिता में नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिषेध काम करने से रोकना। अब यहाँ लिखा हुआ ऊ यानी क्या होता है? ऊपर, ऊपर भेज दो, आपके बस की बात। यहाँ तो रोका है, यहाँ क्या बोल रहा है? ऊपर भेज दो, आपके लेवल का काम नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कास को सूचना पूछी कि हाई कोर्ट निम्न मामलों में फैसला दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपके बस का सौदा नहीं है, इसका काम, ये काम कौन करेंगे? हम करेंगे, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, यानी ऊपर भेज दो, आपके बस की बात नहीं है। अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख आपने सुना होगा, सरपंच पति, सरपंच पति, सरपंच ससुर, ये तो खूब चर्चा में आते रहते हैं। सरपंच पति, ये सरपंच पति वाला क्या मैटर है? सरपंच बनी है महिला और पुरुष उसी से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो कई बार शिकायत हो जाती है कि पुरुष काम कर रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपसे पूछता है कि आप किस अधिकार से सरपंच पद पर काम कर रहे हो, उस कुर्सी पर किस आधार पर बैठे हो, उसको बोलते हैं अधिकार प्रक्षालेख। ठीक है। इसके बाद में है 33, अनुच्छेद 33 में क्या है? सशस्त्र बल। सशस्त्र बल क्या है? जो हमारे सेना के जवान हैं उनके मौलिक अधिकार कई बार निलंबित कर देते हैं, उनको, उनका जीवन खतरे में भी पड़ता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों पर रोक लगाने का अधिकार किस में है? आपके अनुच्छेद 33 में है। अनुच्छेद 34 क्या है? मार्शल लॉ। सेना का कानून अगर किस क्षेत्र में लगा हुआ है तो वहाँ मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, मौलिक अधिकार कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है। प्रावधानों को लागू करना, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनके प्रावधान लागू करना, उन्हें प्रभावित करने का पावर किसको है? संसद को है। अनुच्छेद कौन से के तहत? 35 के तहत। ये आप याद कर लेना। तो ये हो गया आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों में संशोधन को लेकर शुरुआत में काफी बहस हुई, वर्तमान में मामला स्थिर है। पहले गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य का मतलब पंजाब के हाई कोर्ट की बात है, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था। 1967 का मामला पहुंचा। मामले में कहा गया कि जो संसद है संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, ये माना गया। कौन से में? आपके गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में कहा गया कि ये क्या कर सकती है? संशोधन किया जा सकता है, किसी भाग में संसद कर सकती है। ठीक है। उसके बाद में मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। क्या पूछा? सर्वोच्च न्यायालय में पूछा। मामले का नाम वही है, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, लेकिन अब कहाँ पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद क्या है? मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। किसमें नहीं कर सकती? मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती संसद। ये किसने कहा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा तो हमारे उस समय दुर्गा के रूप में कार्यरत प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी की ये बात अखर गई। उन्होंने 24वां संविधान संशोधन 1971 किया और उसमें कहा कि हम संसद संविधान के किसी भी भाग में कैसा भी संशोधन कर सकती है। ठीक है। तो अनुच्छेद 13 और 68 में संशोधन करके ये निर्धारित कर दिया कि मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, संसद के बस में है ये। ठीक है। उसके बाद में वापस एक मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये मामला था 1973 का। ये मामला वापिस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला। सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था, उसमें कहा था कि संशोधन नहीं कर सकते। यह क्या था? मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, उसको सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। जब भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलेगा, जैसे मान लो पहले ये मामला 5 जजों की पीठ ने दिया था, ये मान लो 5 जजों की पीठ ने दिया था, तो अगला मामला जब होगा तो कम से कम उससे बड़ी पीठ बैठेगी। एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था, उसमें 13 जजों की पीठ बैठी थी, अब तक की सबसे बड़ी पीठ है। उसने ये फैसला दिया था कि संसद है वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, उसको स्वीकृति दी थी, विधि मान्यता दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और अपना जो गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य का निर्णय था उसे क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था। इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन करा संसद ने वापस। ठीक है। और उसमें कुछ जोड़े गठाए और उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में, संशोधन के मामले में हम अगर संशोधन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जाएगा,
संशोधन वाजिब माना जाएगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा वापस अपनी स्थितियों को सुधारा और एक्शन में आया, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का वाद था 1980 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हालांकि संसद सभी जगह संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों में अगर कोई आधारभूत तत्वों में समस्या पैदा करती है, कमजोर करती है, ठीक है, तो आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट की होगी। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उस संशोधन को खारिज कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। तो आधारभूत लक्षण क्या होते हैं? आधारभूत लक्षण जो क्या है, मतलब मूल अधिकारों में आप संशोधन तो कर लो, मूल अधिकार हैं उसमें संशोधन तो कर लो, लेकिन ऐसा संशोधन मत करना जो क्या हो? नकारात्मक। जो क्या हो? नकारात्मक संशोधन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सकारात्मक संशोधन कर सकते हो। सकारात्मक संशोधन कर सकते हो मतलब उसमें जो मूल अधिकार है उसकी पावर को और बढ़ा सकते हो, कमजोर नहीं कर सकते। मतलब आधारभूत लक्षणों में किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकते। ये कहा किसमें? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आधारभूत लक्षणों की रक्षा का दायित्व किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और कौन से मामले में ये विचार उठकर आया था? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में ये मामला उठकर आया था। इसके बाद में बात करते हैं मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषता क्या है। जो मूल अधिकार हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं या विदेशियों को प्राप्त हैं? जैसे मान लो कोई विदेशी अपने यहाँ घूमने आ गया तो उसे जीवन जीने का अधिकार तो है, ठीक है, विधि के समक्ष समानता है, उसके लिए जो विधि है वो अपने लिए विधि है। तो ऐसे जो कानून बने हुए हैं वो सभी के लिए लागू रहेंगे। ऐसे कौन से कानून हैं जो अंग्रेजों को, विदेशियों को भी प्राप्त हैं, भारतीयों को भी प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये अधिकार है, केवल ये अधिकार, ये केवल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, अन्य सभी अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अन्य सभी अधिकार, 14 का अधिकार है विदेशियों को प्राप्त है, आपका 17 का अधिकार है छुआछूत का विदेशियों को प्राप्त है, आपका जो 18 का अधिकार है उपाधियों का अंत किसको प्राप्त है? विदेशियों को प्राप्त है। केवल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 कितने अनुच्छेद? 5 अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। ये 5 अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसमें क्या आ गया? भेदभाव निषेध। इसमें क्या है? आपके लोक नियोजन के अवसर में समानता, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता आ गई इसमें। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक हितों के वर्गों के हितों का संरक्षण आ गया। 30 में उनको शिक्षण संस्थान की स्थापना वाला आ गया। ये सभी केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। ये अधिकार पूर्ण नहीं है, सीमित हैं, इन पर प्रतिबंध लगा सकती है संसद, ठीक है। प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, आपातकाल के समय इन पर रोक लग जाती है, ठीक है, केवल 20 और 21 को छोड़कर। साथ ही संविधान संशोधन करके इनमें कमी ज्यादा की जा सकती है, इसलिए पूर्ण नहीं है बल्कि क्या है? सीमित हैं। सभी अधिकार राज्य के मनमान्य कार्यों के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें निजी व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं, ठीक है। ये तो कोई काम का नहीं, आपका ये नकारात्मक और सकारात्मक काम का है। मूल अधिकार नकारात्मक राज्य के लिए हैं। राज्य के लिए नकारात्मक कैसे हैं कि ये व्यक्ति को संविधान के तहत प्राप्त हैं, इसलिए राज्य की भूमिका कमजोर हो जाती है, ठीक है। और मनुष्य के लिए क्या है? जो व्यक्तियों के लिए क्या है? भारतीय लोगों के लिए क्या है? सकारात्मक है, उन्हें सरकार से मांगने नहीं पड़ते, उनके खुद के द्वारा बनाए गए संविधान से मिले हैं। तो ये राज्य के लिए सरकार के लिए तो क्या है? नकारात्मक है, उनसे मांगना नहीं पड़ता, उनकी पावर कमजोर हो जाती है, ठीक है। और अपने लिए क्या है? सकारात्मक है, क्योंकि हमने हमारे द्वारा बनाए गए संविधान से ही प्राप्त हैं। न्यायालयों में द्वारा प्रवर्तनीय, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय क्या बोलते हैं? लागू करना। जब ये लागू नहीं होंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं इनको लागू करवाने के लिए। तो मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, लागू करने के लिए न्यायालय के दरवाजा को खटखटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में है, हाँ, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप एक क्वेश्चन पूछा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों जाएंगे, या केवल हाई कोर्ट जाएंगे? तो उसमें आंसर था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पहले हाई कोर्ट जाओ और फिर सीधे वहां जाओ। इसमें कह रखा है अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत तो किसमें? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के माध्यम से हम कहा जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। इनको स्थायी नहीं माना जाता, न पूर्ण माना जाता है, इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, सीमित किया जा सकता है, ठीक है, संशोधन के माध्यम से। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? आपके अनुच्छेद 252, 352, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगेगा? युद्ध, भय, आक्रमण, युद्ध, भय, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तब जाकर कौन सा आपातकाल लगता है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। उसके दौरान अनुच्छेद 20 और 21 क्या होते हैं? 21 को छोड़कर अन्य सभी क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ है कराची अधिवेशन 1931।
आपसे पूछा जाएगा कि मूल अधिकारों की सर्वप्रथम भारत में मांग कब हुई, तो जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उस समय कराची में एक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करे थे। उस समय मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग की गई। तो मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब होती है? 1931 में। कहाँ होती है? कराची अधिवेशन कांग्रेस का होता है उसमें होती है। ठीक है। मूल अधिकारों का खाका, खाका यानी ड्राफ्ट, प्रारूप किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप या खाका तैयार किया था। ये थे आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख प्रश्न। मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर एक बार इसको पूरे को पढ़ लोगे, ठीक है, उसके बाद कोई समस्या आपके यहाँ पे नहीं आने वाली है। ठीक है। ये थे हमारे मौलिक अधिकार। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य और आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी क्लास नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी। जय श्री श्याम, राधे राधे।